समाजवादी पार्टी योजन सभा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के माध्यम से मुझे मिली है। युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, युवाओं के माध्यम से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। जो वर्तमान की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको पहले 15 साल का मौका मिला, बीच में 1.5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और 1.5 साल का दोनों का कार्यकाल रहा है। उन सब चीज़ों को हमने देखा है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है समाजवादी विचारधारा का गढ़ भी रहा है। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का भी काफ़ी आना जाना रहा। आपके जिले के अंदर ही रामायण मेला लगाया उन्होंने, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी जो समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम। लेकिन अगर हमारी विचारधारा कमज़ोर हो रही है पूरे प्रदेश में, ये हमारी जिम्मेदारी थी। उसी जिम्मेदारी को देखते हुए हम चाहते हैं कि हम वापस से यहाँ विचारधारा को मजबूत करें, ताकि जो वर्तमान दौर में किसी भी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। जो कल तक भाजपाई थे वो आज कांग्रेसी हैं, जो कल तक कांग्रेसी थे वो आज भाजपाई हैं। ना भाजपा की कोई कांग्रेस विचारधारा बची है, ना कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा बची है। तो हमारी जो एक विचारधारा है, जिसको संविधान में भी स्थान मिला हुआ है और सारी चीज़ों में वो कारगर साबित भी होती है, उसी विचारधारा को हम युवाओं के बीच में ले जा करके दोबारा से वो चीज़ें चालू करना चाहते हैं, ताकि युवा समझें कि ये विचारधारा क्या है। और उन विचारों को लेकर के जो लोग मुख्य धारा से पिछड़ रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र के नाम पे हो, जाति के नाम से हो, वर्ग के नाम से हो, या महिला पुरुष के समानता के नाम पे हैं, उनको सबको लोगों को मुख्य धारा में हम कैसे ला सकते हैं, युवाओं के माध्यम से हम करने आए हैं। कार्यकारिणी के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। तो आगामी जो चुनाव होंगे उसमें हम मजबूती के साथ एक विकल्प बन सके जनता के बीच में। समाजवादी पार्टी एक बेहतर विकल्प हो। जो 2 पार्टी सिस्टम मध्य प्रदेश के अंदर हो गया है, उस 2 पार्टी के सिस्टम को हम खत्म करें। एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, जनता विकल्प के तौर पे सभी लोगों में से किसी एक अच्छे विकल्प को चुने। हम ये नहीं कह रहे कि हमें ही चुने, लेकिन जनता के बीच में बेहतर विकल्प हो, अच्छे प्रत्याशी हो और अच्छे प्रत्याशियों का चयन हो, ताकि जनहित के काम हो सकें, जनता के लिए काम हो सके। जो काम छूट गए हैं प्रदेश में और आपके क्षेत्र में, जैसे कि मैं कल रीवा में था, आज 17 में हूं, तो देखने में मुख्य जो चीजें आती हैं, सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। कि अगर आपको बड़ी किसी बीमारी से लड़ना है तो आप क्षेत्र तो छोड़िए, आपको प्रदेश छोड़ना पड़ता है। आप नागपुर पर निर्भर, तो दूसरे प्रदेश पे जब हम निर्भर हैं, जहाँ 10 साल लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, और अब 1.5 साल का दोनों को मौका मिला, और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था अगर नहीं दे पाई है प्रदेश को सरकारें, तो ये बड़ी नाकामयाबी है सरकार की। तो आप सब लोगों के साथ मिल करके इन सब चीज़ों के लिए हम संघर्षरत करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था पूरे प्रदेश में चौपट है, अकेले आपके क्षेत्र की बात नहीं है। निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है। आज जनता के पास विकल्प नहीं है, उसको मजबूरी में निजी क्षेत्र में जाना पड़ता है। कि अगर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शिक्षा व्यवस्था चाहिए, और निजी व्यवस्था का जाने का मतलब है कि आपकी जेब में अगर पैसा है तो आप निजी क्षेत्र में जा सकते हैं, अन्यथा आप अपने बच्चों को शिक्षा से वंचित रहने दीजिए। क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है, सरकारी कॉलेजों की जो व्यवस्था है, ना स्वच्छ पानी है, ना स्टाफ की ठीक से व्यवस्था है, ना वातावरण की अच्छी व्यवस्था है कि उस वातावरण में हम अपने बच्चों को भेजना चाहें। तो मजबूरी में हम निजी क्षेत्र में बच्चों को भेजते हैं, या हम भी अगर बीमार होते हैं निजी क्षेत्र में ही हम निर्भर होते हैं। बात हो रही है प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की, और यहाँ सरकार खुद आत्मनिर्भर नहीं है। सरकार खुद निजी व्यवस्था पर निर्भर है, पूंजीवाद पर निर्भर है। इसीलिए पूंजीपतियों को फल का काम ये सरकार कर रही है। उसी का विरोध हम आने वाले समय में समय पर करेंगे, जब हमारा संगठन मजबूत स्थिति में बना पाए। युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्लान है आपकी? जैसे आप युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि हम प्रदेश में युवाओं को जोड़ेंगे, युवाओं से तीसरी पार्टी बनाएंगे देश में। अभी 2 ही पार्टी का बेहतर विकल्प देंगे, हमने ये बात कहा। तीसरी पार्टी तो हम है ही, लेकिन बेहतर विकल्प देंगे। जनता के बीच में ये समझाने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र जिंदा रखिए। जब आप वोट डालते हैं तो बहुत सारे नाम आते हैं, आप 2 पार्टी सिस्टम से बाहर आइए। उस वोटर लिस्ट में जो प्रत्याशियों की जो सूची होती है, उसमें बेहतर प्रत्याशी चुनिए, और जिसको भी आप चुनेंगे हमें स्वागत है। हम अकेले अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोकतंत्र जिंदा रखने की बात कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जो गठबंधन किए, वो छोटे छोटे दलों के साथ किए। किसी दल को खत्म करने का काम नहीं किया कि आप हमारे साथ में आ जाएं, हमारे यहाँ समायोजित हो जाएं, अपने मूल जो पहचान है वो खत्म कर दें। वही चीज हम यहाँ चाहते हैं कि कोई निर्दलीय भी खड़ा हो रहा है तो उसकी भी अपनी एक पहचान है, एक अच्छा प्रत्याशी है। लेकिन धन बल के अभाव में अगर लोग उसको नहीं चुनते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसके कारण ऐसा हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, जो मैंने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो समाजवादी विचारधारा है।
उसी विचारधारा के माध्यम से हम युवाओं को जोड़ेंगे, वो विचार युवाओं के बीच में लेकर के जाएंगे और वो युवा हमारे आम जनता के बीच में उस विचारधारा को ले जाकर के मजबूती के साथ में काम करेंगे। पिछली बार जो यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें सभी पार्टियां बीजेपी एक और सभी पार्टियां एक जोड़कर लड़ा गया था, उसका नतीजा तो सामने रहा, 5 साल का फिर चुनाव आया। अब इस चुनाव में सपा अब सभी अलग हैं, कांग्रेस अलग है, बीएसपी अलग है, सपा अलग है। सपा वहाँ चूँकि अब नए छोटे छोटे गठबंधन की हैं, अभी कहाँ अभी तो क्या वहाँ की सत्ता में आने का वो है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं माफी के साथ चाहूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की IT सेल वाली भाषा बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ी। मेरी बात पूरी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अकेले, राजभर साहब उनके साथ थे, अपना दल उनके साथ में था, अकेले भारतीय जनता पार्टी 2017 का चुनाव नहीं लड़ी थी और आज भी नहीं लड़ रही है। लेकिन ये भाजपा IT सेल ऐसा दिखाती है कि आप जैसे जागरूक पत्रकार भी भ्रमित हो जाते हैं, तो आम जनता समझिए कितनी भ्रमित होगी। मेरी ये वास्तविकता है, ये आपकी कमी नहीं है, मैं आप पे दोष नहीं लगा रहा हूँ। ये भाजपा IT सेल इस तरीके से काम करती है कि जो कुछ है वो भाजपा ही है। वो देखिए, पिछली बार सपा भी वहाँ की सरकार में रही है, बसपा भी रही है, कांग्रेस भी रही है। वो बड़े जो वो थे दल थे, वो एक साथ मिलकर लड़े थे। मेरा कहना ये है, मेरा ये नहीं कहना है कि वो छोटे छोटे तो ठीक है, लेकिन इस बार जो सपा है तो छोटे छोटे दलों को लेकर सब बड़े बड़े दल को छोड़ दिए। ये है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट किया है, बड़े दलों के साथ हमारे अनुभव अच्छे नहीं रहे हैं, चाहे 2019 का लोकसभा हो चाहे 2017 का विधानसभा हो। जब अनुभव अच्छे नहीं तो नए अनुभव ले रहे हैं, नए अनुभव ले रहे हैं और छोटों के साथ में काम कर रहे हैं। उनकी अपनी एक विचारधारा है। राजभर साहब 1.5 साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 में सत्ता का ताला जो खोला था, वो चाबी इन छोटे दलों के पास थी। आज वो छोटे दल चटकनी लगा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे पास आ चुके हैं और सत्ता की चाबी उन्होंने हमारे पास खोल दी है और भारतीय जनता पार्टी को ताला लगाने का काम ये छोटे दल करेंगे, चाहे वो राजभर साहब हों या अन्य दल हों। अपना दल के भी जो मूल विचार थे वो हमारे साथ हैं। जो सोनेलाल कुशवाहा जी थे, उनकी धर्मपत्नी जी, उनकी बड़ी बहन, वो सब हमारे साथ हैं। तो उनके मूल जो विचार है, हम लोग, मैंने आपको शुरुआत में कहा, हम लोकतंत्र जिंदा रखना चाहते हैं, इसीलिए हम किसी पार्टी को खत्म नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी पार्टी का साथ लिया उसको खत्म करने का काम किया है। चाहे पंजाब में अकाली दल हो, इसीलिए इतना पुराना उनका जो सहयोगी था वो छूट गया उनके साथ में, चाहे महाराष्ट्र में शिवसेना हो, जो पुराना सहयोगी था जब भारतीय जनता पार्टी अछूत कहलाती थी, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई साथ नहीं खड़ा होना चाहता था, जब शिवसेना उनके साथ खड़ी थी। आज वो शिवसेना उनके साथ नहीं है। तो इसका मुख्य कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे अपने सहयोगी दलों को खत्म करने का काम करती है, अपने आप को स्थापित करने के लिए। और मध्य प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें यही काम कर रही हैं कि जनता को खत्म कर रही हैं, खुद को स्थापित करने के लिए। इसका बड़ा उदाहरण अभी मैंने बात करी कि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर 15 साल में मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो पाई और ये 1.5 साल को और जोड़ दें, यानी 16.5 साल के अंदर रीवा और सतना जैसे प्रमुख स्थान पे नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी, ये हमारे आपके सामने है। कोविड काल ने सांस की स्थिति दिखा दी कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। अभी 6 महीने 8 महीने भी नहीं बीते, हमने पुराना जो एक भय भरा काल देखा, हमने सबने अपने प्रियजनों को किसी ना किसी को खोया है। उसके बाद जब दोबारा स्वास्थ्य सेवाओं की जांच हुई, ऑक्सीजन प्लांट्स को चेक किया गया, तो वापस वही हाल हो गए। तो 6-8 महीने भी जो सरकार अपनी व्यवस्था दुरुस्त नहीं रख सकती हो, उस सरकार पे कैसे जनता भरोसा करेगी। इसीलिए ये धर्म के आधार पे बात करते हैं, धार्मिक वातावरण बनाते हैं कि जो आपकी आस्था है, जो भगवान आपके विश्वास का केंद्र है, उसके आधार पे आप इन्हें वोट दे रहते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं आपको चाहिए, बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण चाहिए, स्कूल कॉलेज चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चाहिए, रोजगार चाहिए, जिससे जीवन यापन अच्छे से चलेगा। लेकिन ये चाहते हैं कि हम लोग बैठे रहें और हम भजन करते रहें, लेकिन भूखे पेट भी भजन होता नहीं है। ये सरकारें शायद जानती नहीं है और इसीलिए हमको लगातार भ्रमित करने का काम कर रही है। प्रदेश में युवाओं को जोड़ने के लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? मैंने आपको बताया, समाजवादी विचारधारा के साथ में हम बूथ स्तर तक जाएंगे, गांव-गांव ग्रामीण क्षेत्र तक जाएंगे। जो नए युवा हैं, जिनको किसी विचारधारा के, मैंने बताया भाजपा कांग्रेस की विचारधारा भी खत्म हो, जिसको उनको किसी विचारधारा के बारे में नहीं मालूम है, उनको मूल हम समाजवादी विचारधारा, हमारे डॉक्टर नाग मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, मधु लेमे जी, अन्य जो हमारे समाजवादी विचारधारा के लोग रहे हैं, उनको उससे जोड़ करके और उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं। आज तो निजीकरण का दौर चल रहा है, निजीकरण का। समाज जहाँ भी देखे छप जाए, चाहे अपना परिवार हो, चाहे समाज हो, किसी की बात कोई सुविधा नहीं, टूट रहा है। इस निकट परिस्थिति में कैसे होंगे? जी, समाज टूट इसीलिए रहा है क्योंकि सरकारें, जिनका काम, जिनका दायित्व था जोड़ना, संस्कृति विभाग क्यों होता है,
या अन्य विभाग क्यों होते हैं, क्यों सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, सरकार इतना बड़ा बजट क्यों रखती है इन सब चीजों के लिए, बड़े बड़े सभागार क्यों बनाए जाते हैं हर क्षेत्र में, कम्युनिटी सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, बड़ा बजट क्यों है पंचायत स्तर तक, इसीलिए ना कि हम समाज को जोड़ें। सरकार नाकामयाब है इन सब चीजों को जोड़ने में, ये सरकार का फेलियर है। जो आपने बात कही अपने आप मुख से कह रहे हैं, सरकार का फेलियर बता रहे हैं आप। जो बात मुझे कहनी चाहिए वो बात आप कह रहे हैं कि समाज अगर टूट रहा है तो इसका मुख्य दोषी सरकार है। परिस्थिति है, मैं वो बता रहा हूँ। स्थिति परिस्थिति सरकार ने निर्माण की है। कह सकते हैं कि सरकार की फेलियर है, ये तो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ गई। समाज की व्यवस्थाएं कैसे फेलियर? सरकार का तो दायित्व यही है ना। सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों दिया? ताकि हमारे जो सवर्ण क्षेत्र में है, जो सामान्य वर्ग में जो लोग पिछड़ रहे हैं उनको भी मुख्य धारा में लाना है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है? अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? ताकि जो पिछड़ रहा है उसको मुख्य धारा में लाए। लेकिन ये हमारी सरकारें जो हैं ये मुख्य धारा में किसी को लाना ही नहीं चाहते। ये तो चाहते ही हैं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जब हमारे साथ जुड़ा हुआ था तो पूरे मध्य प्रदेश को आदिवासी ही माना जाता था। पहचान जो थी मध्य प्रदेश की वो आदिवासियों की तरीके से, ये तो बहुत ही पिछड़े हैं और लोग बहुत, जैसे उड़ीसा के फुटेज आया करते थे इस समय, तो उस तरीके से हम लोग को ट्रीट किया करते थे जब हम बाहर जाते थे। और ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो हमको डकैत की तरीके से देखे जाते थे। तो ये सरकारों के दायित्व थे। जो व्यवस्था बदली है अब सरकारों की ही जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है राजनीतिक पार्टियों की, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबकी जिम्मेदारी है। वो सरकार, वो राजनीतिक पार्टियां नहीं काम करना चाहती, हम काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में कि समाज को कैसे जोड़ें और समाज के पिछड़े हुए लोगों को कैसे मुख्य धारा में लाएं। समझते हैं कि जनता कैसे भरोसा करे, जो भी सरकार, जब तक सरकार कुर्सी में, जब तक पार्टी कुर्सी में नहीं रहती है तो हर नेता इसी तरह अपने वक्तव्य रखते हैं। जनता का भरोसा किस माध्यम से दिलाना चाहेंगे आप, कैसे दिलाएंगे कि भरोसा करे आपके ऊपर? हमने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश सरकार का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जो 5 साल में हमने काम किए हैं जनता के लिए, जैसे आपने समाज को जोड़ने की बात करी तो जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया हमने, जिसमें पार्क में तमाम लोगों के लिए व्यवस्था बनाई, वहाँ बोलने के लिए एक स्थान रखा हमने। एक्सप्रेस वे बनाया तो उसमें 2 बड़ी सब्जी मंडियाँ रखी, जिसमें किसान जो अकेले केवल बड़ी गाड़ी महंगी गाड़ी वाले लोग भाग करके स्पीड से भाग के ना चले जाएं, किसान भी उसमें 2 बड़ी सब्जी मंडी लगाई कि अपना किसान अपनी उपज है उसको अच्छे दामों में बेच सके, उसको दूर ना जाना पड़े और लोग खरीदने के लिए भी जल्द से जल्द आ सके। तो ये जो सामाजिक ताना बाना हमने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से बनाने की कोशिश करी थी, लैपटॉप वितरण किया था, पर्यावरण के लिए 8 करोड़ पौधे लगाए थे, हमने तमाम ऐसे काम किए, उन सबको लोगों के बीच में ले जा करके देंगे कि हमारी ये योजना है, हमने वादा किया था, हमने पूरा किया। और इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हमारे ही कामों के फीते काटे, धरातल पे कोई भी काम ऐसा नहीं कर पाई, वो हमने किया। इन 5 सालों में हमने किया। हमारे जो काम छोड़े हुए थे उन्हीं कामों को वो फीता काटने का काम कर रहे हैं, रोक करके। आरक्षण का उद्देश्य मुख्य धारा में लोगों को लाना, आरक्षण इसी तरह चलता रहेगा कि परिवर्तन होती है आरक्षण का? देखिए आरक्षण की जो व्यवस्था है वो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है ना। हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कोई वर्ग छूटे नहीं, और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर सभी लोगों को प्रतिनिधित्व उचित मार्ग से मिल जाएगा, सही तरीके से मिल जाएगा तो आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उचित वर्ग को नहीं मिल रहा है, इस कारण से ये बात है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे जहां आरक्षण नहीं है, मैं उसको उदाहरण बता रहा हूं, राज्यसभा की सीटों में कोई आरक्षण नहीं है। 9 सीटें थी मध्य प्रदेश में, पिछली बार कितने लोग 9 राज्यसभा सदस्य कितने थे? सारे सामान्य वर्ग से थे, ना अनुसूचित जाति के थे, ना जनजाति के, ना पिछड़ा वर्ग के। तो बाकी समाज में भेदभाव नहीं आएगा। जब सारे समाज को जोड़ करके आप देंगे, 9 सीटों का बंटवारा ठीक तरीके से करेंगे तो किसी तरीके की कोई बात नहीं आएगी। अगर आप विधायक बनाते हैं, 230 विधायक हैं हमारे और सारे समाजों का उसमें प्रतिनिधित्व होगा, तो हर समाज अपने नेतृत्व से जुड़ करके काम करेगा। जो उसकी शिकायतें होंगी, जो दिक्कतें होंगी, आज एक चर्मकार समाज है, उसकी अपनी एक समस्या है, स्वरोजगार की बात होती है, चर्मकार समाज ही खत्म होता चला जा रहा है। स्वरोजगार अगर बात करना है तो समाज को बढ़ावा देना चाहिए। जो मूल लोग उसके काम कर रहे हैं, जो हमारे लोग पुजारी हैं, जो हमारे लोग अन्य वर्ग के काम कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा परिवार मूलतः उसी काम में लगा रहा। उनको अगर बेहतर सुविधा दी जाएगी, बेहतर टेक्नोलॉजी का साथ दिया जाएगा तो उन चीजों का आगे बढ़ाएंगे, ना कि उनको प्रतिबंध लगा करके या उनको बेरोजगार रख करके आप सोचेंगे कि स्वरोजगार आ जाएगा, तो स्वरोजगार आने वाला नहीं है। आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्षधर नहीं है आप? नहीं, आर्थिक आधार क्या होता है? कमजोर वर्ग, क्या आर्थिक आधार पे कमजोर होता है आदमी? देखिए, गुलामी की बात होती है कि आदमी जो होता है वो मानसिक गुलाम हो जाता है। मैं कमजोर वर्ग से आता हूँ, ये मेरी मानसिक गुलामी है। मनुष्य तो सब एक ही है, हमारे पूर्वज तो सब एक ही रहे होंगे, जातियां तो कहीं ना कहीं हम ही सब लोगों ने मिलकर
मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि जब आप आर्थिक कमजोर हो गए, आर्थिक कमजोरी हर वर्ग में नहीं है, हर वर्ग में नहीं है। जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तीनों ही से कमजोर रहा है, सदियों से कमजोर रहा है, आप उसको कैसे कहेंगे केवल वो आर्थिक कमजोर है? वो सामाजिक और शैक्षणिक भी तो कमजोर रहा है। पहले उसको सामाजिक और शैक्षणिक तो मजबूत कर दीजिए, तब आर्थिक की बात आएगी ना। इसीलिए उसको प्रतिनिधित्व देना है हमको। वो हमारे सामान्य वर्ग में भी हो सकता है, इसीलिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई और सभी लोगों ने उसका समर्थन दिया, हम भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरा वर्ग छूट रहा है तो केवल आर्थिक तो मतलब तो वही बात हो गई जो भाई साहब कह रहे थे, निजीकरण की बात। मतलब आपकी जेब में पैसा होगा तो आप अच्छे इंसान है, मेरी जेब में पैसा नहीं तो मैं बुरा इंसान हो गया। क्या हम ऐसे समाज को बांटेंगे? आपके विचारों को कोई योग्यता नहीं होगी, आपके कार्यों की कोई योजना नहीं होगी, तो आर्थिक स्थिति में तो हम निजीकरण को बढ़ावा देने वाली बात कर रहे हैं ना। हमें चाहिए समाज के हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिले, समाज का हर वर्ग आगे आए और भाईचारा बना रहे। हमारे पूर्वजों ने भी जो जाति व्यवस्था बनाई होगी, जिस समय पहले तो मनुष्य थे सब, जब जाति व्यवस्था बनाई थी तो इसीलिए कि सब भाइयों में बंटवारा हो जाए काम का, हर क्षेत्र में काम करें, उचित प्रतिनिधित्व वो उचित काम करें। लेकिन हम लोगों ने कहीं ना कहीं उसमें बंटने का काम किया और आज हम जातियों में बंट करके अपने आप को जाति में श्रेष्ठ मानते हैं, मानवता को भी हम पीछे करके चले जा रहे हैं। ये हमारे समाज का दोष है। जैसा भाई साहब ने कहा था कि सामाजिक तौर पे जो दूरियां आ गई हैं, जो बंटवारा हो गया है, उसको हमको एक साथ लाने की आवश्यकता है। नहीं, अब ये बताइए कि संविधान में 10 साल के लिए आरक्षण का किया गया था कि 10 साल में राजनीतिक, हाँ राजनीतिक, केवल राजनीतिक। लेकिन आज 75 साल हो गए, आज भी नहीं है। अभी कितना टाइम लगेगा इसको दूर करने के लिए? आम नेता हैं, हर जगह यही बोलते हैं कि आर्थिक क्या ये मतलब वर्ग के अनुसार तो नहीं दिया गया, प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया लोगों का, इसीलिए वो है। तो कब तक में होगा? आज 75 साल हो गए आजादी के, 75 साल हो गए, 10 साल के लिए मान्यता दिया गया था, 10 साल में ये चीजें हम कर लेंगे, लेकिन आज 75 साल हो गए, कितने साल तक ढूंढेंगे? आरक्षण लागू ही कब से हुआ है? 70 और 75 की तो हम केवल बातें कर रहे हैं। संविधान में स्थान दिया था, लेकिन लागू कब से हुआ? पिछड़ा वर्ग को कब से आरक्षण मिल रहा है? 90 के दशक से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिल रहा है। शैक्षणिक में आरक्षण तो 2006 से मिल रहा है। मेरी बात हो गया, 2006 से तो शैक्षणिक 20 साल हो गए ज्यादा ना, तो उसके लिए 2006 से शिक्षा में आरक्षण मिला है पिछड़ा वर्ग को, 2006 से। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना। और आप क्या सोचते हैं आज आरक्षण से मेरी भर्ती हो जाएगी कहीं पे तो क्या मेरा पूरा परिवार संपन्न हो गया, तो मेरा समाज संपन्न हो जाएगा? नहीं, बात हो रही है पूरे समाज के, पूरे वर्ग की। हम केवल 1-2 लोगों का उदाहरण पेश करके कि मैं आईएएस बन गया, मेरा पुत्र आईएएस बन गया, मेरे पुत्र का पुत्र भी आईएएस बन गया, तो क्या पूरा मेरा समाज सक्षम हो जाएगा? नहीं, वो यदि मान लीजिए पुत्र बन गया, पुत्र भी उसी वर्ग से आएगा, वो नहीं छोड़ेंगे कि हम जनरल से आ जाएं, वो भी वही आएगा, उसी से लेके। सबसे बड़ी समस्या ये है आरक्षण भी उन्हीं को मिलता है, उन्हीं को मिलता है जो पात्र है हर डिपार्टमेंट में, चाहे कोई भी उस समाज में ले लिया जाए, जो पात्र है उनको नहीं मिलता है आरक्षण। आज एक गांव जो नहीं है, जो पात्र जिनके पास सब कुछ है उनको आरक्षण, उसके अलावा दूसरा हम उसी की तो बात कर रहे हैं ना, उचित प्रतिनिधित्व तो मिले। अब आरक्षण समाप्त करने की बात हो जाए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हुआ, सबने स्वागत किया ही ना, इसीलिए क्योंकि हमारे सामान्य वर्ग में भी तो लोग पिछड़ रहे हैं ना, अकेले आर्थिक आधार पे नहीं पिछड़ रहे हैं, सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे भी पिछड़ रहे हैं, तो जरूरत तो उनको भी है, इसीलिए उनके अधिकार की बात हुई और हम लोग कर रहे हैं उसके अधिकार की बात। हम पिछड़ा वर्ग की भी बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति भी कर रहे हैं, जनजाति की भी कर रहे हैं, महिलाओं की भी कर रहे हैं और पुरुष की भी कर रहे हैं। महिलाओं के लिए इतनी ज्यादा बातें होने लगी है कि अब कहीं ना कहीं पुरुष भी पिछड़ रहे हैं, इसीलिए एक नई शब्दावली इस्तेमाल होने लगी राजनीति में, पार्षद पति, विधायक पति, ये जो सब है ये पुरुष पिछड़ने का काम है कि जब महिला से आरक्षित हो जाती है तो क्योंकि वो वहां योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो पति अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है और पूरे 5 साल काम कौन करता है? पति करता है। तो ये उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। महिलाओं को आरक्षण इसीलिए दिया गया कि अच्छा नेतृत्व निकल करके आए, लेकिन आपने वहां तो महिलाओं को भी गुलाम करने का काम कर दिया। तो नेता ही करते हैं ना कि भाई उसके नहीं, सब करते हैं, वोटर करता है, ये वोटर करता है। मैंने इसीलिए बात करी ना कि हम लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, लोग वोटर को जागरूक करेंगे, वोटर समझेगा इन सब बातों को, तो एक उचित प्रतिनिधित्व चुन करके लेकर के आएगा, एक अच्छा प्रत्याशी चुन करके लाएगा, वो किसी भी पार्टी का हो, निर्दलीय हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। लेकिन ये 2 पार्टी सिस्टम में तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आप भाजपा के हैं तभी अच्छे हैं, मैं कांग्रेस का हूं तभी अच्छा हूं, लेकिन मैं सपा का हूं तो क्योंकि आपकी तो पार्टी की कभी सरकार नहीं आ सकती इसीलिए आप खराब हैं, तो मेरी सारी योग्यता खत्म। नहीं, एक बात ये है कि जब पत्नी जीतती है तो पति अपना नाम जोड़ देता है, जब पति जीतता है तो पत्नी अपना नाम नहीं जोड़ता है। ये इसी भेदभाव की तो हम बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी ये हम इसी की तो बात कर रहे हैं ना। ये महिला और पुरुष में जो भेदभाव है मुख्य धारा में लाने की बात जो है, तो महिलाओं को भी मुख्य धारा में आना चाहिए, पुरुषों को भी मुख्य धारा में आना चाहिए, भेदभाव नहीं रहे समाज में। और जो समाजवादी विचारधारा है वो यही तो विचारधारा है कि महिला अपने हक अधिकार के लिए खुद आगे आए, जहां पुरुष का आरक्षण नहीं है, सामान्य वर्ग जहां लड़ सकता है, सामान्य का अर्थ होता है वहां कोई भी लड़ सकता है, वो किसी विशेष के लिए आरक्षित नहीं है।
लेकिन हमारे लोगों ने क्या कर दिया कि सामान्य मतलब कि सामान्य वर्ग में जितने लोग आते हैं उनके लिए आरक्षण, वहाँ महिला भी लड़ सकती है, पुरुष भी लड़ सकता है, अनुसूचित जाति का भी लड़ सकता है, जनजाति का भी लड़ सकता है, पिछड़ा वर्ग का भी लड़ सकता है, अल्पसंख्यक का भी लड़ सकता है। जैसे वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अल्पसंख्यक का अर्थ केवल मुसलमान रख दिया है, जबकि अल्पसंख्यक में बौद्ध समाज भी आता है, जैन समाज भी आता है, सिख समाज भी आता है, अन्य बहुत समाज आता है। लेकिन जहां अल्पसंख्यक की बात होती है तो सीधे ये बात होती है कि मुस्लिम समाज। तो किनका प्रतिनिधित्व चल रहा है? हमारे बौद्ध समाज का, हमारे सिख समाज का, हमारे जैन समाज का। बुराई पैदा करी जा रही तो किनके बीच में की जा रही? इन सारे समाजों के बीच में करी जा रही। तो ये जो खाई बना दी है वर्तमान सरकारों ने, वर्तमान पार्टियों ने, उसको हम खाई को खत्म करना चाहते हैं। सबसे पहले आप केंद्र सरकार कांग्रेस की, तो आप वहाँ शामिल थे। आज तक जो संविधान मतलब लागू क्यों नहीं पाया? कौन सा संविधान? कौन सा संविधान? ये पहले बताइए। जो पुराना वही चल रहा संविधान, समय समय पे संशोधन होता रहता है। 1200 से ऊपर संशोधन समय समय पे। ये ईडब्ल्यूएस वाला संशोधन होके तो आरक्षण हुआ है, नहीं तो ये कोर्ट में लटक जाता, मिलता ही नहीं ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ये संशोधन करके ही आरक्षण हुआ है। ये जो है संविधान नहीं, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि संविधान ये तभी अच्छा रहेगा जब इसको चलाने वाले लोग अच्छे हो। वर्तमान दौर में चलाने वालों की मानसिकता अच्छी नहीं है। कानून तो अच्छा बना है कि मेरा ये सामान कोई चोरी करके ले जाएगा, मैं पुलिस थाने जाऊं, एफआईआर करूं, पर क्या एफआईआर होती है थाने में? पुलिस का काम तो ये है ना कि मैं जैसे ही आवेदन दूं सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, बाद में सारी बातें। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसका नाम ही ऐसा है कि हम जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो जानकारी दे रही है, उसी को आपको रजिस्टर्ड करना है। लेकिन उस एफआईआर को करने का काम सबसे आखिरी हो जाता है। यूपी के चुनाव की क्या तैयारियां हैं? देखिए उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में अभी हम लोग यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन क्योंकि निकट में चुनाव है तो हम अपना संगठन जितना भी हमारे पास तैयार है, हम निकट भविष्य में उसको तैयार करके योजनाबद्ध तरीके से लगी हुई विधानसभाओं में जाएंगे और लोगों के साथ में वहाँ सहयोग करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के साथी चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी हम उनके साथ में काम कर सकते हैं, उनकी जीत में जो हमारी हिस्सेदारी हो सकती है, उस हिस्सेदारी के साथ में उनको विजय दिलाने का काम करेंगे। जो फार्मूला अभी बीजेपी ने अपनाया था, उसी फार्मूले पे इस बार समाजवादी पार्टी भी चल रही है। बीजेपी ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया? विधायक को अपनी तरफ लेना और ये नेता अपनी तरफ ले, ये भी इस बार समाजवादी अपनी तरफ से कर रही है। उसका क्या डिसीजन निकलेगा, क्या उद्देश्य रहेगा? समाजवादी विचारधारा से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है उसको रोकने का जो लोग काम करेंगे, हम उनके लिए काम करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रज्ञा ठाकुर जैसों को अगर सांसद का टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी, जिसको खुद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक आरएसएस के स्वयंसेवक के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने पर गिरफ्तार किया हो, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही पार्टियों ने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया था, और भारतीय जनता पार्टी राजधानी भोपाल में उस ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देती है। इससे पहले जो आलोक संजर जी सांसद थे, क्या उनकी योग्यता ठीक नहीं थी जो ऐसे व्यक्ति को लाया और राजधानी में तो हमारे सब लोगों के ऊपर थोप दिया गया? और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं करूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे चुन चुन करके लोगों को लेकर के आती है और जनप्रतिनिधि बनाती है। तो यही तो लोकतंत्र की हत्या है कि जहां आपका संगठन या आपका वोट लोग आप पे विश्वास कर रहे हैं धार्मिक आधार पर या अन्य बातों को लेकर के, तो आप ऐसे प्रत्याशियों को हमारे ऊपर थोपेंगे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कुलदीप सेंगर जैसे को हमारे ऊपर थोपेंगे। जो हम लोग पिक्चरों में देखते थे कि अगर मैं किसी की शिकायत करने थाने में जा रहा हूं तो वो अपराधी जो है वो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करा देगा, मेरा वकील है तो उसे मरवा देगा, कोई गवाही देने जा रहा है तो उसे मरवा देगा। ये पूरा काम कुलदीप सेंगर के काम में हुआ विधायक होने के बाद में। और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के बाद बड़े आश्वस्त थे कि जैसे बेगुनाह कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता तो उन्हें सजा भी नहीं होती और उन्हें न्याय भी नहीं मिलता जो पीड़िता। आज वो पीड़िता हमारे बीच में भी नहीं है, ना उनका वकील है ना उनके गवाह है। तो इस तरीके का शासन प्रशासन उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया है। मध्य प्रदेश में भी लगभग वही हाल है। आज वो दोषमुक्त हो गई है जिनको गिरफ्तार किया था, मैंने प्रज्ञा ठाकुर जी का इसीलिए विशेष तौर पर नाम लिया। ऐसे तमाम प्रत्याशी 28 सीटों पर उपचुनाव सब लोग देख ही चुके हैं। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में अभी युवाओं को जोड़ने के लिए कहाँ कार्यक्रम आपके हो? भैया बनाने दो, वीडियो बना रहा हूँ, बनाने दो। अभी ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा किया है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, विदिशा, भोपाल
इन जिलों का दौरा हो चुका है। अब 4 दिवसीय दौरा आपके विंध्य क्षेत्र का है, जिसमें कल रीवा था, आज सतना में हूँ, कल आने वाले कल मैं सीधी में रहूँगा, उसके बाद अगले दिन 18 तारीख को सिंगरौली में। आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपी में चुनाव हो रहे हैं, एमपी से आप प्रचार कर रहे हैं, वहाँ तो लगा हुआ अपना यहाँ दौरा बनाता है, अब चूँकि एमपी यूपी के तराई बॉर्डर एरिया है, जहाँ आपने नाम लिया, वहाँ आप लोगों को जोड़ रहे हैं, वहाँ पर माहौल बना रहे हैं कि यूपी के लिए हमें बातें रखने के लिए। ये तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि अगर यहाँ से हमें प्रचार करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी खुशनसीबी क्या हुई कि हमारी पार्टी की सरकार बने और हमारा उसमें सहभागिता रहे और हमारा कुछ अंश रहे उसमें। यूपी में सरकार में ये मान लीजिए कि आपकी पार्टी की कमी रह जाएगी, क्योंकि सभी बड़ी पार्टियाँ आपसे दूर हैं, तो क्या सरकार बना नहीं पाएंगे वहाँ? नहीं, बड़ी पार्टी वहाँ है ही, सीधा चुनाव भाजपा और सपा के बीच में है। कांग्रेस पार्टी का तो संगठन ही नहीं है वहाँ जिलाध्यक्ष तक उन्हें ढूंढे नहीं मिल रहा है, तो वो प्रत्याशी कैसे लेंगे? वो कुछ भी कह दें कि हम 40% महिलाओं को देंगे। कल ही उस महिला ने बेचारी ने बहुत आरोप लगाया, जो पोस्टर गलती उनके पूरे स्लोगन की, उन्नाव की लड़की वो आरोप लगा रही है। तो तमाम ऐसे कि नूरी खान आपने उज्जैन की नेत्री है, उनकी उन्होंने आरोप लगाया, एक बार नहीं 2 बार लगा चुकी। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे तब भी उन्होंने आरोप लगाया था कि मंच में मुझे स्थान नहीं मिलता है, नारियों को सम्मान नहीं मिलता, और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया। यूपी चुनाव में यदि आपकी सीटें कमी तो क्या करेंगे? वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम लोग तो मध्य प्रदेश के लोग हैं, मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में चुनाव जाने की तैयारी। सर मेरा एक क्वेश्चन, जिस तरह से यूपी में 85 और 15 का जो फैक्टर चुनाव में आप लोग उपयोग कर रहे हैं, क्या उसी तरह मध्य प्रदेश में भी उसी फैक्टर के साथ काम करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने नारा दिया है अपना 85 बरात 15, और हम तो समाजवादी विचारधारा के मैंने शुरुआत, आप लेट आए, मैंने शुरुआत वहीं से करी कि जो भी मुख्य धारा से छूट रहा है उसको मुख्य धारा में कैसे लाना, ये समाजवादी विचारधारा की जिम्मेदारी होती है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी होती है। जो भी छूट रहा है, चाहे वो 85 हो चाहे वो 15 हो, अगर मुख्य धारा से छूट रहा है, वंचित रह रहा है, शोषित रह रहा है, पीड़ित है, तो हम उसको न्याय दिलाने का काम करें, मुख्य धारा में लाने का काम करें। उसके लिए जो भी योजनाएं हो सकती होंगी वो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी इसमें बहुत संज्ञान लेते हैं। किसी भी स्थिति में, जैसे नोटबंदी के समय में एक महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया, तो उस बच्चे का जन्मदिन हर बार नोटबंदी के समय पे बनाते हैं और उसको खजांची नाम भी दिया है। आपका दौरा क्या 2023 में जो मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं उससे जोड़कर देखा जा रहा है क्या? आप किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं, संगठन का काम है, लगातार चलते रहना चाहिए। हम लोगों की कुछ कमी रह गई, हम लगातार निरंतर नहीं चल पाए, उस कमी को हम दूर करना चाहते हैं, हम लगातार निरंतर चलने का प्रयास करें। 2023 में क्या आप सारी सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं? ऐसा कुछ शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। हम लोग एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जाना चाहते हैं, जागरूकता रखना चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, लोकतंत्र सफल तरीके से चले, उस पर काम करें। नाश्ता लीजिए।